नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के बारे में। बेसिकली हिंदी थर्ड सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं बीए के, तो आपको हिंदी गद्य के बारे में जानना होता है। हिंदी गद्य में आपको बेसिकली हिंदी गद्य तो आप जानते ही हैं। हिंदी गद्य का विकास हिंदी के आधुनिक काल में आकर के होता है। आधुनिक काल में बेसिकली हिंदी गद्य का जो आविर्भाव होता है, आप देखेंगे नाटक वगैरह के प्रारंभ से, नाटक वगैरह लिखे जाते हैं, भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। और भारतेंदु युग में एक प्रकार से गद्य का उद्भव होता जरूर है, लेकिन आकर के द्विवेदी युग में आकर के एक प्रकार से बेसिकली ये जो एक प्रकार से हिंदी गद्य है वो अपने चरम पर पहुंचता है। और द्विवेदी युग के बाद से फिर हिंदी गद्य का एक प्रकार से बोलबाला होता है। तो हिंदी गद्य में बेसिकली जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गए, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, यही सब चीज़ें जो है दैनंदिनी वगैरह हो गए, साक्षात्कार हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गया, यही सब चीज़ें हमको पढ़नी है। अब वो सिलेबस में शामिल है भाई, क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक बार मैंने कोर्स लॉन्च किया था, तो वो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख पाएंगे इस दौरान, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस हैं, 2024 की ही पुरानी वीडियोस हैं, आप उनको अगर देख सकें तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी वीडियोस में न्यू वीडियोस आपको देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो न्यू सिलेबस है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए हिंदी का हिंदी गद्य पढ़ना है। बी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 में हिंदी में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, प्रश्न पत्र की अगर बात की है तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी गद्य के बारे में आपको जानना है। अगर कहें तो इसका भी कोर्स मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। और देखें, पहली बात तो ये कि हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताएं। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये क्या है भाई। देखिए, इसमें एक बात मैं आपको और ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और उसके लिए एक प्रकार से आपको एक प्रकार से कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस मात्र आपको 100 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। इस पर पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा, ठीक है। पूरे सिलेबस की अगर बात की जाए, पूरा सिलेबस वैसे भी मैंने एक बार करवा रखा है, लेकिन वो सिलेबस या फिर वो वीडियोस आपको आप बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो आप अगर पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक डिजिटल बोर्ड पर एक नए तरीके से, एक नई शैली में, और हर एक चैप्टर से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और चैप्टर के बाद में जो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको एक प्रकार से लगे हाथ में समझा दूंगा। यानी कि आपका यहाँ पर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न तो तैयार ही होंगे, इसके साथ साथ आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी तैयार होंगे, मतलब कि वो जो बहुविकल्पीय होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी आपके तैयार होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। महासंग्राम मॉडल पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी। इसके साथ ही हिंदी के साथ ही नहीं, केवल हिंदी के लिए कोर्स नहीं है। आप जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी बार चांस पूरा है आपका कि सोशियोलॉजी के भी सब्जेक्ट को मैं कवर करवाऊंगा पूरा। जियोग्राफी के सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूं लगभग सब का सब। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स पर भी मैं फोकस करूंगा। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो भी आपके जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, और भी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं उन सभी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। होम साइंस का तो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, तो होम साइंस के जिन छात्र छात्राओं को लेना वो ले सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए बेसिकली डिजिटल बोर्ड पर एक नई क्लास होगी, और हिंदी की एक प्रकार से कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है इस कोर्स को मैं बना रहा हूँ अभी। आपको बता दूँ जैसे कि इस कोर्स में करना क्या होगा, आपको करना है 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर देना है 91 61 93 60 62, ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सएप एसएमएस करना है, और मात्र 100 रुपीज़ में आपको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का जो न्यू कोर्स होगा उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और क्लासेस बेसिकली प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आपको क्लास लाइव फॉर्म में एक प्रकार से 1-2 क्लास यूट्यूब पर ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसके बाद में जो क्लासेस होंगी वो वीडियोज़ में आपको उपलब्ध हो जाएंगी, यानी तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी इकट्ठे। आप उन वीडियो को, या डेली 1-2 वीडियो इंक्लूड करूँगा मैं, उसको लोड करूँगा, और आपके पास वो वीडियोज़ केवल आपको ही दिखाई पड़ेंगी जब आप इसको पे कर देंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड मैं सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। आप अगर नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा, उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप अभी एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली सिलेबस क्या है, बाकी सब्जेक्ट के भी पीडीएफ वगैरह। और अच्छा, इस सब्जेक्ट का मैं एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर की पीडीएफ जो होगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, यानी कि सारे के सारे चैप्टर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी के ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट की भी जो भी क्लास होगी यूट्यूब पर, उन सभी की जो पीडीएफ होती है, या मॉडल पेपर की पीडीएफ जो होती है, ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर की, महासंग्राम चैनल की, मतलब महासंग्राम वीडियोस की जो पीडीएफ होती है, या सिलेबस की वीडियो मतलब जो पीडीएफ होगी, सारे पीडीएफ वगैरह जो नोट्स वगैरह होंगे सब आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में अगर कोर्स लेते हैं तो आपको आने वाले समय में तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन और तमाम प्रकार की जानकारी हमारे ग्रुप्स के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। तो पुराना कोर्स ऑलरेडी लॉन्च
ब्रांच है, तो वो पुराना कोर्स जो है उसके तहत मतलब वो तो बिल्कुल फ्री में मैंने एक प्रकार से उपलब्ध करवा दिया। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आसानी से। लेकिन एक प्रकार से एक डिजिटल बोर्ड पर एक नए तरीके से, नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मैं एक प्रकार से उतरा हूं। तो अगर आपको लेना है तो कोर्स ले सकते हैं बड़े ही आसानी से, और मैंने बहुत कम प्राइस रखी है। और सिलेबस अभी आप देखें कितना मैंने हमको पढ़ना है, बहुत ही विस्तार से चीज़ों को हम लोगों को जानना है। देखें, पहली यूनिट जो आपकी है उसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का जो मतलब हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य बेसिकली 1850 ईस्वी से स्टार्ट होती है। 1850 एक प्रकार से वह समय है जिसमें क्या होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है भैया, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भारतेंदु जी का जन्म होता है, ठीक है। किसका जन्म होता है, भारतेंदु जी का जन्म होता है कब, 1850 में, ठीक है। तो कुछ लोग 1850 से ही एक प्रकार से मान लेते हैं कि भाई भारतेंदु की शुरुआत होती है। कुछ लोग 1857 बताते हैं। 1857 वो लोग बताते हैं जो कि एक प्रकार से समाज को साहित्य का दर्पण मानते हैं, चूँकि समाज में उस दौरान क्रांति हुई थी और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो एक प्रकार से चूँकि उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ बदली तो उसके बाद में एक प्रकार चीज़ें बदल गई, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग 1843 बताते हैं, ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस तरीके से आज ये भारतेंदु युग की समय सीमा, भारतेंदु युग से ही एक प्रकार से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, गद्य काल कहा था, ठीक है। तो गद्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देख लेना कि भाई गद्य साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हो, पूरा विस्तार से मैं जानूंगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करूंगा और आपको बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। सबसे पहले हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। हिंदी कहानी की अगर बात करें तो हिंदी कहानी में से किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती जो है एक प्रकार से कहानी है, चाहे एक प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी, वैसे तो हिंदी की पहली कहानी आजकल जो एक प्रकार से नए शोध के अनुसार पता चला है वो है कि एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की ये कहानी है और हिंदी साहित्य की पहली कहानी का दर्जा इसे अब दे दिया गया है नई शोधों के अनुसार, नई खोजों के अनुसार, ठीक है। इससे पहले एक प्रकार से इंदुमती को पहले मानते थे कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे, ठीक है। उसके बाद में कई जो लिस्ट है पूरा, मैं हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उसको किन किन भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डेवलपमेंट कैसे हो उसका और उद्भव कैसे हुआ। इसके बाद में दूसरे चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना है, दूसरे चैप्टर में हम लोगों को हिंदी उपन्यास का उद्भव देखना है और हिंदी उपन्यास का विकास समझना है, ठीक है। यानी उपन्यास क्या होते हैं, देखिए उपन्यास जो होता है उप प्लस न्यास, ठीक है। उपन्यास जो होता है कहानी से बड़ा होता है। कहानी जो होती है एक प्रकार से एक 20 मिनट की शॉर्ट स्टोरी होती है जिसको एक व्यक्ति 20 मिनट में कह करके ख़त्म कर देता है। कहानी एक प्रकार से एक जीवन की एक कोई घटना हो सकती है, लेकिन जो उपन्यास होता है वो एक प्रकार से कई कहानियों का समन्वय होता है। इसमें परस्पर कई कहानियाँ आपस में चलती रहती हैं। कई मतलब जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं उसमें क्या होता है, मूवीज़ जो बनती बेसिकली वो उपन्यासों से आधारित होती है, उपन्यास पर बनती है। जैसे आप मान लीजिए कि एक मूवी 2 घंटे की मूवी है, वो जान लो कहानी है, और जो एक प्रकार से वेब सीरीज होती है जो सीजन में आती है, तो वेब सीरीज़ को आप जान लो कि उपन्यास है। यानी कि उपन्यास और कहानी एक दूसरे के छोटे बड़े भाई आप मान सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो बात है, तीसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। नाटक में बेसिकली एक प्रकार से कई प्रकार के नाटक हैं। नाटक में एकांकी भी एक नाटक होता है, तो एक अंक का नाटक एकांकी कहलाता है। बेसिकली एकांकी नाटकों का विकास 1929 से होता है। एक घूंट नाम की एकांकी आती है, जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूंट, और उससे हिंदी एकांकी की शुरुआत होती है। लेकिन एक प्रकार से नाटक के साथ साथ कहीं ना कहीं पे एकांकी जुड़ा हुआ है। नाटक कई अंकों का होता है, नाटक में कई दृश्य होते हैं, ठीक है। नाटक में अभिनेता एक विशेषता होती है नाटक की। इन चीज़ों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो नाटक का उद्भव कैसे हुआ, नाटक का विकास कैसे हुआ, भारतेंदु काल में नाटकों की क्या स्थिति थी, भारतेंदु काल में कौन कौन से उच्च क्वालिटी के नाटक या उस समय कौन से नाटककार बेसिकली रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में द्विवेदी युग में कौन से नाटककार आए, फिर उसके बाद में शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से नाटककार आए, सबको विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। उनके कौन से प्राचीन या उनके कौन से नाटक जो हैं जो बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उन नाटकों के बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा चौथे चैप्टर में हम लोग देखेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव। आलोचना क्या होती है, आलोचना में बेसिकली जैसे मान लेते हैं हिंदी आलोचना की शुरुआत तो कहीं ना कहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े एक प्रकार से यशस्वी आलोचक के रूप में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही जाने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा हिंदी आलोचना घूमती रहेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ऑब्जेक्टिव जो जो बनेंगे उनको बताऊंगा, और ऐसी ऐसी गूढ़ जानकारी आपको दूंगा जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी और नहीं देखी होगी। हिंदी साहित्य मात्र एक प्रकार से केवल एक किताबी ज्ञान नहीं होता है। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं आया हूँ और मैं एक प्रकार से ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग 100 रुपये को लेकर के मन में कोई डाउट नहीं रखेंगे कि 100 रुपये सर जी ने कह दिया है
है तो 100 रुपये एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज़ है। 100 रुपये तो आप लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं और तो उसका कोई पता आता नहीं चलता है, लेकिन इसी 100 रुपये में आप पूरा का पूरा कोर्स पाएंगे। बाकी मैं यूट्यूब पर इतना पढ़ाऊँगा कि आपका उसमें पास हो जाओगे, आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपके महासंग्राम वीडियो आएंगी। लेकिन अगर आपको पीएचडी करनी है, आगे नेट 11 का पेपर देना है, टीजीटी पीजीटी का पेपर देना है, तो आप कोर्स अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और हिंदी में आपकी पकड़ हो जाएगी, हिंदी में आपकी रुचि उत्पन्न होगी। हिंदी में अगर लिखने की आप सोच रहे हैं, शेरो शायरी करने की बात करें तो भी आपके उसके अंदर आपके अंदर क्षमता डेवलप होगी कि आप हिंदी की चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे विभिन्न कालखंडों में, इसके बाद में हिंदी की अन्य जो गतिविधियाँ हैं उनका उद्भव और कैसे विकास हुआ। हिंदी की अन्य गतिविधियों में बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, उन सभी गतिविधियों का उद्भव और विकास हम समझेंगे। दूसरी इकाई में बेसिकली हमको उन्हीं विधाओं के बारे में, हिंदी की गतिविधियों की खास करके संक्षिप्त व्याख्या, हमको संक्षिप्त परिचय देख लेनी, जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा, कहानी की विशेषता, कहानी के तत्व सभी समझेंगे। कहानी कला के बेसिकली 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व पर कहानी डिपेंड करती है। पहला होता है आपका कथानक। कथानक की अगर बात किया तो हिंदी में कोई ना कोई मतलब बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, यानी कि अगर कथानक नहीं है तो कहानी बेकार है। कथानक मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, जो एक प्रकार से आपको बांधे रखती है, आपको इंटरेस्ट पैदा करती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या है, ये एक प्रकार से एक अट्रैक्ट या इंटरेस्ट बनाए रखती है, लगातार आपको खिंचाव बना रहता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो ये होती कहानी, ठीक है, कथानक। और दूसरा होता है आपका पात्र और चरित्र, यानी कहानी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक प्रकार से उनकी भूमिका बताएंगे, यानी कि वो पात्र और चरित्र होंगे। जैसे कि एक मूवी आप देखते तो मूवी में सबसे पहले बात एक स्टोरी होती है, और मूवी के बाद में, स्टोरी के बाद में क्या होता है, अब स्टोरी के माध्यम से आप समझेंगे, मूवी के माध्यम से। मूवी में एक स्टोरी पहला तत्व, दूसरा होता है उसमें जो हीरो हीरोइन काम करते हैं वो हो गए चरित्र पात्र हो गए, ठीक है। तीसरा होता है डायलॉग, हीरो हीरोइन को डायलॉग बोलेंगे तो डायलॉग तीसरा तत्व हो गया। चौथा तत्व होता है वो डायलॉग किस भाषा में बोलेंगे, यानी भाषा और शैली, किस शैली में बोलेंगे, एग्रेशन के साथ बोलेंगे कि धीमे बोलेंगे कि विस्तार से बताएंगे क्या होगा क्या, तो एक प्रकार से भाषा शैली चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता क्या होती है कि भाई किस जगह की कहानी है, यानी कि कहानी किस धरातल पर या शूटिंग कहाँ पर हो रही है, ये पांचवा तत्व होता है, यानी वातावरण और धरातल। और चौथा मतलब जो छठा तत्व होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है उद्देश्य, यानी कि मूवी किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई गई। जैसे मान लेते टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई गई तो बनाया गया एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके कि भाई एक प्रकार से भारत में टॉयलेट में लोग एक प्रकार से जो मानसिकता है वो बदलें और टॉयलेट घर में बनवाएं, ठीक है, इसको लेकर के बनाई गई। ऐसे ही कई प्रकार की और मूवी बनी है जो कोई बिना उद्देश्य, मतलब बिना उद्देश्य के ना तो कहानियाँ लिखी जाती हैं और ना ही कोई पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। हालांकि आजकल तो उद्देश्य मूवी के अलग हो चुके हैं, लेकिन पहले के समाज में मूवी का उद्देश्य होता था, तो लेकिन जो कहानी होती है उनका उद्देश्य ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कहानी में जो तत्व होते हैं कला के, वही एक प्रकार से उपन्यास कला के भी तत्व होते हैं। तो एक एक चीज़ों पर मैं फोकस करूंगा, कहानी किसे कहते हैं, क्या है विशेषता, क्या है, सारी चीज़ें इसकी विकास यात्रा सबको समझेंगे। फिर उपन्यास में से समझेंगे नाटक किसे कहते हैं, नाटक के पूरी विशेषताएं, नाटक के तत्व, एकांकी क्या है, एकांकी के तत्व, आलोचना किसे कहते हैं, निबंध क्या है, निबंध मतलब होता है जब बंधन मुक्त होकर के आप किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं इस रिमोट पर आपको लिखने के लिए दे दिया है कि रिमोट पर आप लिखें, तो रिमोट पर आप बंधन मुक्त होकर के रिमोट के बारे में, रिमोट क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, सारी चीज़ें आप बताएंगे इसके बारे में और एक साहित्यिक शैली में बताएंगे, वही निबंध हो जाता है, ठीक है। आलोचना क्या होती है, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई रचना लिखी, उस रचना में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन कमियों और अच्छाइयों को बता देना आलोचना होती है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत, जब आप कहीं पर जा आ रहे होते हैं उस दौरान जो आपको मनोहारी चित्रण आपके दिमाग में आ जाता है, आपके हृदय में वो एक प्रकार से आह्लादित करता है आपको। जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि वो जाते हैं जब इलाहाबाद से गुजरते हैं, इलाहाबाद के जो है रोड पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो लिख बैठते हैं, मतलब कि वो गुजर रहे होते हैं, उसी दौरान कविता लिखते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, एक लड़की है जो इलाहाबाद के पथ पर बैठी है और वो एक प्रकार से लिए हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत होता है वो एक प्रकार से जाते आते चीज़ें जो आपको अच्छी लगे, जो आपको ऐसा लगता है कि अपने कैमरे में कैद कर लेनी चाहिए। आजकल तो कैमरे में आप कैद कर लेते, पहले कैमरा जब नहीं होता था तो लोग उसको लिख लेते थे कि भाई आपने सूरज देखा, तो आज मैंने सूरज देखा। सूरज जब बैठ रहा था इतना जो है दैदीप्यमान लग रहा था कि मानो एक प्रकार से पूरी एक प्रकार से अप्सराएं आकर के उनको मतलब कि नृत्य कर रही हूँ, ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही थी। इस तरीके से एक प्रकार से लग रहा था कि पूरा एक प्रकार से कायनात हम ही को एक प्रकार से जो है आनंदित करने में लगी हुई है। तो इस तरीके से प्रकृति लगता है कि उसको सारा काम खत्म हो गया, केवल मेरे लिए ही सोच रही है, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब आप किसी मुद्दे को लेकर के बहुत बढ़ा चढ़ा करके या आपको आनंदित करती हैं आपको, तो उसको आप लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो वो यात्रा वृत्तांत हो जाता है, यात्रा में क्या क्या हुआ। संस्मरण जो होता है, जो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, यानी कि मान लेते हैं आपके बचपन की जो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में अभी भी रही हैं और आप उसको भूले नहीं, उसी को संस्मरण के रूप में आप लिख देते हैं। रेखा चित्र संस्मरण एक जैसे होते हैं लगभग, ठीक है। रेखा चित्रों में लेखा चित्र के माध्यम से बात की जाती है। बेसिकली रेखा चित्र और संस्मरणकार में सबसे ज़बरदस्त नाम आता है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। स्मृति की रेखाएं और भी ऐसी चीज़ें लिखी उन्होंने। इसके अलावा डायरी जो होती है दैनंदिनी, यानी प्रतिदिन जो व्यक्ति अपने एक प्रकार से दैनिक चर्या जो होती है अपने लिखते हैं और एक साहित्यिक शैली का प्रयोग करते लिखते हैं, वो डायरी होती है। रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट वगैरह, कोई घटना है उस घटना के बारे में विवरण प्रस्तुत करना, वो भी साहित्यिक शैली में रिपोर्टाज कहलाता है। आत्मकथा की अगर बात करें तो आत्मकथा जो होती है अपनी खुद की कथा होती है। जब एक लेखक अपने बारे में, अपने संपूर्ण जीवन के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक अपनी पुस्तक खुद ही लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। लेकिन जीवनी इसके ठीक विपरीत होती है। जीवनी क्या होती है, जब मान लेते हैं ए लेखक है, ए लेखक है और कोई बी नाम का व्यक्ति है। बी नाम का व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध पर्सनालिटी, तो उस पर ए नाम का लेखक जो है वो रचना लिखेगी। जैसे कि प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, उनके पुत्र थे जो है प्रेमचंद जी के, कौन, उनका क्या नाम है, मुझे एक प्रकार से ध्यान आ रहा है, क्या नाम है उनका, प्रेमचंद जी के पुत्र जी का क्या नाम है, अरे भले कुछ नाम है, मुझे बड़ा बड़ा, अरे मुझे ध्यान था, अभी दिमाग से हट गया एक मिनट के लिए। मैं प्रेमचंद जी के घर पर भी गया हूँ, बनारस में लमही नाम का एक स्थान है, वहीं लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, मुंशी प्रेमचंद जी का। इनका घर बना हुआ है, जिस कमरे में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे उस कमरे में भी मैं गया हूँ, ठीक है। और बड़ा अच्छा एक प्रकार से आप देखें इस तरीके से घर बना हुआ है। एक कुंड जहाँ पर वो जाते आते रहते थे वहाँ पर भी मैं गया था। वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रकार से एक जो है शोध कार्यक्रम भी हो रहा है वहाँ पर उस गांव में, तो कहीं ना कहीं पे, ठीक है, उनके बारे में, जैसे क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अरे अमृत राय, हाँ अमृत राय जो थे वो इनके पुत्र थे मुंशी प्रेमचंद के। तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो एक प्रकार से उपन्यास सम्राट हैं, कहानी लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, मैं चर्चा करूँगा उस पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र जो हैं अमृत राय, उन्होंने एक प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी। जीवनी जैसे शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी एक प्रकार से किसने लिखी, सर विष्णु प्रभाकर ने लिखी, ठीक है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब आवारा मसीहा है क्या, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। अब आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और किसकी जीवनी है पूछा जाएगा, किसकी जीवनी है, तो आप बताएंगे शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। लेकिन किसने लिखा है जीवनी, तो किसने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है, मतलब सॉरी विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है। यानी जीवनी जो होती है वो किसी लेखक लिखता है, कोई लेखक लिखता है किसी दूसरे के बारे में, ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी कि वो एक प्रकार से दूसरे के बारे में लिखता है। और जीवनी लिखते समय आपको ध्यान रखना होता है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, क्योंकि जो जीवनी लिखी जाती है दूसरे के बारे में लिखी जाती है, और दूसरे के बारे में आप उतना ही लिखेंगे जितना एक प्रकार से उसने किया है या जितना उसको बुरा ना लगे। यानी जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक एक प्रकार से चापलूसी कर सकता है, यानी वो अपनी बढ़ा चढ़ा करके बड़वर्गी बतवा सकता है। लेकिन जो जीवनी होती है उसमें ना तो आप बड़वर्गी बतवा पाएंगे और ना ही एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से कम किस्ती कर पाएंगे, यानी कि जो वास्तविक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में व्यंग आपके पाठ्यक्रम में एक संकलित है, भोला राम का जीव, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंग जो होता है एक प्रकार से किसी मुद्दे को लेकर के, किसी सामाजिक और किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के कोई भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है उस पर जब आप व्यंग करते हैं, राजनीतिक जो पार्टी होती है उन पर व्यंग करते हैं, नेताओं पर व्यंग करते हैं या किसी संस्था पर व्यंग करते हैं, ठीक है, कहानी के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से, तो वही व्यंग होता है। बेसिकली व्यंग जो है एक गद्य साहित्य है। तो ये पूरा सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, सभी के बारे में विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में अभी खेल शुरू कहाँ हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा आगे चल करके, मज़ा तो अब आने वाला है। तीसरी इकाई में हिंदी उपन्यास। अब हिंदी उपन्यास में आपको 2 उपन्यास पढ़ने हैं, एक तो झांसी की रानी उपन्यास है, झांसी की रानी उपन्यास ही बेसिकली पढ़ना है आपको, ठीक है। ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है उपन्यास। इसका जो विद्यार्थी संस्करण है, जो जिसके संपादक हैं डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, प्रभात प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ है पुस्तक का, ठीक है। नई दिल्ली से प्रकाशित होती है पुस्तक, विकास मतलब विद्यार्थी पर संस्करण है ये, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी। अब झांसी की रानी बेसिकली एक उपन्यास है। उपन्यास एक मोटी पुस्तक होती है, लगभग 300-400 पेज की, 500 पेज की। और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को आप पढ़ेंगे तो भैया 900 पेज के उपन्यास हैं, जैसे गोदान उपन्यास बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो उपन्यास ये जो 300 पेज का है, इसको बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी इसका कथानक स्टोरी आपको समझा दूंगा। इसमें कौन कौन से पात्र हैं उसको बता दूंगा, किस मुद्दे पर है उसको बता दूंगा, ठीक है, और किस चीज़ को लेकर के लिखा गया सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कब की घटना है सब कुछ मैं बता दूंगा। इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में कहानी संकलित है इकाई नंबर 4 में। कुछ कहानियां संकलित हैं, जैसे कि कहानी की अगर बात की जाए, पहली कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी है बेसिकली किसकी भैया? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर, ठीक है, 1916 के आसपास ये कहानी लिखी गई है। और इनकी लास्ट कहानी जो है, अंतिम कहानी मुंशी प्रेमचंद की, वो कौन सी है? इनकी अंतिम कहानी भैया कौन सी? वो है एक प्रकार से कफन कहानी, ठीक है। कफन कहानी आप पढ़ेंगे और इनकी पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे, जिसमें अलगू, झुम्मन मियाँ, ठीक है, और खाला मौसी होती है। उन्हीं के बीच में एक प्रकार से पूरी इन्हीं तीनों पात्रों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी आपकी घूमती रहती है। अलगू चौधरी, जुम्मन मियाँ बड़े अच्छे मित्र होते हैं और पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं जब इसको सेपरेट बताऊंगा, मैं इन सभी कहानियों की वीडियोस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हालांकि मैं फिर से इन चीज़ों को पढ़ाऊँगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में पाजेब कहानी क्या है? पाजेब कहानी बेसिकली पाजेब जो पायल होती है उसी को पाजेब कहते हैं। जैनेंद्र कुमार की कहानी है, ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई कहानी है। जैनेंद्र कुमार और अज्ञे ये दोनों एक प्रकार से बेसिकली मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव में आए हुए थे। मनोविश्लेषणवाद क्या है? प्रगतिवाद जो एक प्रकार से विचारधारा रही है हिंदी साहित्य में, वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रही है। मनोविश्लेषणवाद का मतलब होता है कि भाई जिसमें जो व्यक्ति की मन स्थिति होती है उसको ध्यान में रख करके, जैसे कि अभी एक अगली कहानी है रोज कहानी। ये पाजेब कहानी तो बच्चे की मानसिकता पर डिपेंड है। और गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम है रोज कहानी। रोज कहानी में मालती और माधव होते हैं, मालती और माहेश्वर होते हैं। तो माहेश्वर एक प्रकार से मतलब कि काम करते हैं, मतलब क्या होता है कि भाई दोनों एक प्रकार से एक दोस्त आता है उसका मालती का, और दोनों मतलब कि दिन रात वो घर में रहती है। एक स्त्री की मार्मिकता है कि भाई एक स्त्री घर में जब रहती है अकेले, मतलब कि वो जब व्यक्ति चले जाते हैं, मिस्टर सामनाथ एक प्रकार से चले जाते हैं काम करने के लिए। पूरा कहानी मैं समझाऊंगा आपको, पूरा अभी मैं अगर आपको बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि एक स्त्री की मनोदशा के बारे में, एक स्त्री जब अकेले रहती घर में तो उसकी जो नीरसता है, उसी नीरसता पर अज्ञे जी ने कहानी लिखी है। रोज़ कहानी को गैंग्रीन एक प्रकार से एक इसका अर्थ भी होता है, पूरा समझाऊंगा मैं। तो जैनेंद्र और अज्ञे बेसिकली मनोविश्लेषणवाद के प्रभावित रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जो कि विदेशी एक प्रकार से विद्वान है। तो इन दोनों कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली कहानी आपकी चौथी कहानी पर्दा। पर्दा कहानी जो है ये यशपाल, यशपाल जो हैं एक प्रकार से ये एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त कहानीकार रहे हैं। यशपाल की कहानी एक प्रकार से बेसिकली झूठी शान शौकत जो एक प्रकार से पर्दे में रह करके लोग करते हैं, उसी झूठी शान शौकत का पर्दाफाश किया है इस कहानी के माध्यम से। पांचवी कहानी तीसरी कसम। तीसरी कसम का दूसरा नाम है उर्फ मारे के गुलफाम। तीसरी कसम कहानी, ये सब कहानियों की व्याख्या मैंने कर रखी है यूट्यूब पर, सारी कहानी आपको मैं बता चुका हूँ। तो तीसरी कहानी मतलब तीसरी कसम जो कहानी, 3 कसम इसमें होती है। हीरामन नाम का एक व्यक्ति होता है, काला चिट्ठा होता है, 40 वर्ष का होता है, उसकी शादी नहीं होती है उसकी भाभी की वजह से। और चीज़ें होती है, वो डल्लफ चलाता है, डल्लफ मतलब बैलगाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी पर बांस लाता है, एक बार पकड़ जाता है तो दोबारा कहता है कि मैं बांस नहीं लाटूंगा। दूसरी बार एक प्रकार से पकड़ा जाता है। दूसरी बार क्या होता है, मतलब नहीं, उसका जो बैलगाड़ी पर बांस लादे होता है, तो बैलगाड़ी पर जब बसवा लगा रहता है, बांस लंबा लंबा होता है, तो वही बांस जाकर के पीछे से कोई शीशा फोड़ दिया था किसी का कार बार का। तो इससे क्या हुआ कि उसने कसम खाई कि भाई अब दोबारा मैं बांस नहीं ला दूंगा गाड़ी पर। दूसरी बार क्या हुआ कि भाई वो एक प्रकार से नेपाल से या फिर कहीं से तस्करी करता था, ठीक है, सप्लाई करता था, कोई गैर कानूनी काम करता था, तो फिर उसमें भी बचा एक बार, तो फिर कसम खाई कि भाई अब मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर तीसरी कसम जब वो एक हीराबाई नाम की एक नर्तिका को, जो डांस करने वाली है, ठीक है, उसको बैठाता है अपने उसमें और रात भर बातें करते हुए जाता है। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, हीरामन और हीराबाई के। हीराबाई नाचने वाली एक स्त्री है, एक लड़की है, और एक प्रकार से हीरामन जो है वो एक प्रकार से काला चिट्ठा है, मतलब कि गंवार लड़का एकदम से गांव का है। वो एक प्रकार से हीराबाई को एक प्रकार से देखता है और हीराबाई से प्रेम भी करने लगता है मन ही मन। तो जब वो चली जाती तो तीसरी कसम हीरामन खाता है कि भाई अब कभी मैं एक प्रकार से नाचने वाली को नहीं बैठाऊंगा अपनी बैलगाड़ी में। तो ये तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी है। बेसिकली ये लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु एक ऐसे कहानीकार हैं जो एक प्रकार से जो गवई धरातल है उसको आधार बना करके कहानी लिखते हैं। इनकी कहानियाँ बेसिकली आंचलिक कहानी कही जाती हैं। आंचलिक कहानी वो कहानी होती है मेरे भाई जो कि गवई परिवेश में
को ध्यान में रख करके लिखी जाती है, यानी कि उसका वातावरण जो होता है गांव से संबंधित होता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी बिहार से संबंधित थे, गांव में जीवन व्यतीत किया थे, इसलिए इनको ही कहानियों में आपको गंवईपन दिखाई पड़ेगा। फणीश्वर नाथ रेणु ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचलाइट नाम की कहानी भी लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगली कहानी, छठी नंबर कहानी पिता। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। तो ये सारी कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इन सभी कहानियों के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। इसके बाद में इकाई नंबर 5 आएगा महोदय। इकाई नंबर 5 की अगर बात करें तो इकाई नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी नाटकों में आपके पाठ्यक्रम में 2 नाटक हैं बेसिकली, नाटक और एकांकी। अब नाटक में ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में मैंने बताया हुआ है, फिर से मैं समझाऊंगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, पूरी विस्तार से जयशंकर प्रसाद का नाटक है, एक कथानक क्या है, पूरी कहानी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ध्रुव स्वामिनी नाटक पूरा है क्या। ठीक है, पूरे पात्रों के बारे में, पूरी कहानी के बारे में आपको समझाऊंगा। एकांकी बेसिकली है दीपदान। दीपदान एकांकी एक पाठ्यक्रम में आपके संकलित है, और दूसरी है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एक प्रकार से क्या होता है कि भाई उपेंद्र नाथ अस की रचना है। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। दोनों एक प्रकार से बड़ी फेमस कहानियां हैं। ठीक है, मतलब दोनों फेमस एकांकियां हैं और एक बेसिक एक कहानी है इसमें, तो उन सभी के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। जो लक्ष्मी का स्वागत है इसमें रोशन और ये सब होते, सुरेश होते हैं। ठीक है, इसकी पत्नी मर जाती, मतलब पत्नी एक प्रकार से मर जाती है, दोबारा शादी के लिए एक प्रकार से इसके पिता और माता तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी के स्वागत के लिए। लक्ष्मी के स्वागत मतलब क्या होता है, दहेज लेने के लिए। ठीक है, तो उसी पर, और उसका लड़का भी बीमार था, वो मरने की कगार पर होता है और वो उधर से लाश लेकर के उतर रहा होता है सीढ़ी से, और इधर रास्ते मतलब कि शगुन लेकर के उनके माता पिता जो होते हैं वो चढ़ रहे होते हैं। पूरी कहानी एक प्रकार से आप देखें मार्मिकता पर डिपेंड करती है, घोर बारिश हो रही होती है, वहीं से कहानी शुरू होती है। पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एकांकी के माध्यम से, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में भाई। इसके बाद में हम लोग छठे इकाई में देखेंगे। छठवें इकाई में हमको क्या पढ़ना है, हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है। हिंदी निबंधों में भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, एक निबंध है, बड़ा फेमस निबंध है। ये निबंध लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस निबंध को लिखा, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा निबंध है आपका मित्रता निबंध। मित्रता निबंध को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बड़ा फेमस निबंध है ये मित्रता। मित्रता बेसिकली होती क्या है, मित्रता की पराकाष्ठा, मित्रता, मित्र कौन कौन होते हैं, मित्र किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, सारी बातें इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कौन मित्र आपको चापलूसी से एक प्रकार से बातचीत करके आपका जो एक प्रकार से हमेशा अहित करता है, और कौन सा मित्र एक प्रकार से आपके लिए हितकर होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। अशोक के फूल। अशोक के फूल एक प्रकार से देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेड़ पौधे वृक्ष आँख कान नाक मुँह कोई कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब पर एक प्रकार से निबंध लिखते हैं। तो यही व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, HDP। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है कुट अशोक, अशोक का फूल जो होता है उस पर, अशोक एक वृक्ष है उस पर इन्होंने लिखा। ठीक है, तो उस निबंध के बारे में समझेंगे। अगला निबंध आपका है, ये भी बड़ा फेमस निबंध है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है एक हिंदी में, तो इसी नक्षत्र के आसपास के दौरान की बातें इसमें हैं। कुबेरनाथ राय ने इस निबंध को लिखा है। और अगला जो है निबंध है वो है तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, बड़ा फेमस निबंध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे अति लघु उत्तरी में प्रश्न यही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में कितने निबंध शामिल हैं, तो आप बताएंगे हमारे पाठ्यक्रम में कितने निबंध शामिल है भैया, कई निबंध। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, मित्रता, अशोक के फूल, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तुम चंदन हम पानी, ये कई निबंध शामिल हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा कितनी कहानियाँ शामिल हैं, तो कहानी भी आप बता सकते हैं, कितनी एकांकियाँ, 2 एकांकियाँ, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये शामिल है। ठीक है, तो अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस आपका चलता है, सभी विश्वविद्यालय में, जहाँ तक एक प्रकार से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे का एक जैसा यही है। अन्य गतिविधियों की अगर बात की तो प्रथम खंड में आप देखेंगे जैसे कि रेखा चित्र में क्या पढ़ना है आपको, गिल्लू नाम का एक रेखा चित्र है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा होता है गिल्लू, तो एक महादेवी वर्मा ने लिखा है, बचपन की यादें इसमें है, वो रेखा चित्र है। दूसरा है संस्मरण। संस्मरण की अगर बात की तो 30 बरस का साथी, 30 बरस का साथी नाम का संस्मरण लिखा किसने, रामविलास शर्मा जी ने, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसकी पूरी विस्तार से मैं पूरी कहानी समझाऊंगा। इसके अलावा जीवनी अंश, जीवनी अंश में आपको क्या पढ़ना है, कलम का सिपाही। मैंने आपको बताया नहीं था कि अमृत राय ने लिखा, कलम का सिपाही जो है किसको कहते हैं, कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। तो कलम के सिपाही के नाम से एक जीवनी लिखी है किसने, उनके पुत्र अमृत राय ने, यानी कि किसने, अमृत राय ने लिखी। अमृत राय पुत्र हैं किसके, प्रेमचंद जी के। ठीक है, और प्रेमचंद की ही जीवनी है कलम का सिपाही। अगली रचना है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज में आपको क्या संकल्प पढ़ना है भैया, रिपोतार्ज आपके पाठ्यक्रम में एक संकलित है, ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल नाम का एक प्रकार से, यानी ऋण जल क्या होता है, जब बाढ़ मतलब सूखा पड़ता है, धन जल मतलब क्या होता है, जब बाढ़ आती है। तो बाढ़ और सूखा पर आधारित एक प्रकार से ये निबंध मतलब ये रिपोतार्ज है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक प्रकार से ये रिपोतार्ज है। ठीक है, और अगला है आपका व्यंग। व्यंग की अगर बात किए तो भोला राम का जीव नाम का एक
एक प्रकार से व्यंग है। भोला राम का जीव एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त व्यंग है, कहानी के रूप में चलता है। भोला राम का जीव बेसिकली एक कहानी भी है, लेकिन कहानी के रूप में व्यंग है। सरकारी दफ्तर में किस तरीके से काम अटकता है, और सरकारी दफ्तर में एक प्रकार से अपनी सैलरी फंसी हुई है भोला राम की, और भोला राम सैलरी नहीं पाता है, मर जाता है भोला राम, और उसका जीव उसी जो एक प्रकार से पन्ने में, उसी दफ्ती में, उसी कागज़ की फाइलों में, सरकारी फाइलों में दब करके बैठी रहती है। और जब इंद्रगुप्त मतलब वहाँ पर चित्रगुप्त और यमराज को एक प्रकार से इनका नहीं मिलता है भाई कि इनका जो है, इनका क्या बोलते हैं, इनका जीव कहाँ है भोला राम का, तो भोला राम के जीव को ढूंढने के लिए चित्रगुप्त वगैरह आते हैं, पूरी पृथ्वी पर ढूंढते, नहीं मिलती है। फिर उसके बाद नारद जी स्वयं आते हैं, और उसके बाद में जाते हैं, नारद जी से भी रिश्वत मांगते हैं, जो कम मतलब कि सरकारी लोग होते हैं कि भाई ये बीड़ा ही दे दो अगर कुछ नहीं तुम्हारे पास तो। उसके बाद में मैं फाइल मतलब भोला राम की फाइल खोलूँगा, और जब फाइल आकर के नारद मुनि खोलते हैं तो एक प्रकार से वहीं से भोला राम का जीव बोलता है। जब ये बोलते हैं भोला राम, तो नारद जी तो बोलता है भोला राम का जीव उसी में से बोलता है हाँ। तो भोला राम का जीव एक प्रकार से मर जाता है, लेकिन सरकारी काम नहीं करवा पाता। तो इस तरीके से सरकारी जो दफ्तर हैं उन पर व्यंग किया है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई बेसिकली हिंदी साहित्य के व्यंगकार हैं, सबसे बड़े व्यंगकार माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला चीज़ आपके पाठ्यक्रम में है, देखें अगली चीज़ क्या आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भैया, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखें अगला है 8वीं इकाई में अन्य गतिविधाओं में आपको कुछ और विधाएँ पढ़नी है, जैसे द्वितीय खंड में। देखिए यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत में आपको क्या, मेरी तिब्बत यात्रा, पंडित राहुल संकृत्यान, दुनिया के ही नहीं बल्कि भारत के, मतलब भारत के ही नहीं बल्कि आप देखें विश्व स्तर पर ही यात्रा वृत्तांत के मामले में राहुल संकृत्यान का नाम गिना जाता है। महापंडित राहुल संकृत्यान अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से ग्रंथ लिखे इन्होंने। तो राहुल संकृत्यान की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा डायरी जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, वो है भैया एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी को किसने लिखा है, मुक्तिबोध ने लिखा है। मुक्तिबोध इनका उपनाम है, इनका वास्तविक नाम है गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा अगला है मुक्तिबोध के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इंटरव्यू जो है इसको साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। तो मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे मिले थे पद्म सिंह शर्मा कमलेश, उन्हीं दोनों के बीच में जो वार्ता हुई थी वही एक प्रकार से इंटरव्यू के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आत्मकथा अंश कुछ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आत्मकथा अंश में ओम प्रसाद वाल्मीकि जो कि एक दलित साहित्यकार माने जाते हैं, दलितों को लेकर के बहुत सारा काम किया इन्होंने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। उनकी रचना है जूठन। जूठन नाम की एक जो है एक प्रकार से आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है। तो उसी के एक अंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए और PDF नोट्स हर एक सब्जेक्ट का प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपये का चार्ज इसके लिए रखा गया है। आप अगर 100 रुपये एक प्रकार से पे करके ग्रुप से जुड़ जाएंगे, 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप लोग जो है SMS करके आप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और आपको सारे PDF वगैरह ग्रुप पे मिलते रहेंगे। जो भी बनेगा, जो भी कंटेंट आएगा हर एक सब्जेक्ट का, वो भी आपको ग्रुप में PDF मिल जाएगा। यानी यूट्यूब पर जो भी क्लास होगी उसकी PDF भी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी और हिंदी का पूरा कोर्स तो मैं कंप्लीट करवाने का पूरा एक प्रकार से जो है हिंदी के कोर्स के लिए मात्र 100 रुपये में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हिंदी के साथ मैं फ्री कर दूंगा। जो हिंदी के बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स लिया है उनके लिए और भी सब्जेक्ट उनके जो होंगे, जैसे हिंदी के साथ आपने 2-3 सब्जेक्ट और ले रखे हैं, तो उन 2-3 सब्जेक्ट की माफ़ हो जाएगी फीस, यानी कि उसमें भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यानी कि वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा बाकी सब्जेक्ट ना, तो जो फ्री में पढ़ाऊँगा उसके जो PDF होंगे वो एक प्रकार से आपको उसी ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें। तो अभी कोर्स लेने के लिए आप जो है हमारे पास SMS कर दें 91 61 और 93 60 62 ये नंबर है, 91 61 93 60 62। ठीक है, इसी पर लिखें कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। ठीक है, और ये जरूर लिखेंगे कि हमको एक प्रकार से न्यू कोर्स चाहिए। ठीक है, न्यू कोर्स ही आपको दिया जाएगा, पुराना कोर्स जो है वो अब यूट्यूब पर मैंने दे दिया है, आप उसको फ्री में ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ना चाहें जो व्यक्ति वही पढ़ लें। बाकी 91 61 93 60 62 जो है इस पर नई विधि से और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगी, उस पर एक प्रकार से वैसे ही पढ़ाई करवा दी थी मैंने। ठीक है, लेकिन इस पर आपको फ्रंट में आकर के मैं सामने से समझाऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।